पर्सनल फाइनेंस ओपिनियन यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो 21 से लेके 25 अक्टूबर 2024 का जो हफ्ता है, इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनसे जितनी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो एज एन इन्वेस्टर आपके लिए जानना ज़रूरी है, उनको डिस्कस किया जाएगा। साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस पूरे हफ्ते के दौरान KSE 100 इंडेक्स की क्या सूरत हाल रही, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस का क्या रुझान रहा और डॉलर के मुकाबले में रुपए की पोजीशन क्या रही। इस सारी इन्फॉर्मेशन का मकसद यही होता है कि आपको एक बाखबर इन्वेस्टर बनाया जाए, क्योंकि अगर आप जिन कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हैं या जिन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ओवरऑल जो इकानमी है पाकिस्तान की, उसके हवाले से जितने बाखबर रहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और माइक्रो लेवल पे जो मामलात हैं और इंसानों के ऊपर भी अगर आप कमा कहूँ आगाही रखेंगे, तो तभी आप वेल अवेयर्ड और बेहतर डिसीजन ले सकते हैं और एक कामयाब इन्वेस्टर बन सकते हैं। वीकली अपडेट्स पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये सारा मवाद रिसर्च करके आपके लिए तैयार किया जाता है और जितना ज़्यादा आप इसको देखेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए एक अप्रिसिएशन होगी। आज की जो पहली खबर है वो कैप्को के हवाले से है। पावर सेक्टर की कंपनी है कोट अद्दू पावर कंपनी लिमिटेड, और एक पॉजिटिव खबर बड़े अरसे के बाद इस कंपनी के हवाले से आई है। और ये कंपनी ने अनाउंसमेंट की है कि के इलेक्ट्रिक का जो सोलर प्रोजेक्ट है उसके लिए जो इन्होंने बिड की है, वो 150 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है दे मीठागढ़ सिंध के अंदर, उसके लिए जो इनकी बिड है वो सबसे लोवेस्ट है, जिसमें इन्होंने जो टैरिफ प्रपोज किया है वो 9.831 PKR पर किलोवाट आवर यानी पर यूनिट है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और अब इस हवाले से जो फर्दर सब्सीक्वेंट जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी ऑब्वियसली फ्यूचर में पेप्को की तरफ से शेयर की जाएगी। और वी कैन होप कि कंपनी जो कि जिसका जो एक्चुअल प्लांट है वो अभी बंद है, तो ये अब चूँकि इनके ये कैश रिच कंपनी है और एक्सपर्टीज़ भी इनके पास मौजूद हैं, तो अगर ये इस तरह अपने आप को डाइवर्सिफाई भी करते हैं और जो दीगर एवेन्यूज़ हैं उनको भी एक्सप्लोर करते हैं, तो ये एक अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होगा इस कंपनी के हवाले से और इस कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हवाले से। अब ये प्रोजेक्ट बिड तो इनकी सबसे लोवेस्ट है, लेकिन सर इन्होंने ये मेंशन किया है द फॉर्मल अवार्ड फॉर द प्रोजेक्ट टू द कंपनी विल बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम नेपरा बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ ऑक्शन एंड इवैल्यूएशन कमेटी ऑफ के इलेक्ट्रिक। लेकिन बज़ाहिर अगर इनकी सबसे लोवेस्ट बिड है और एक्सपर्टी और दीगर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो उस पर भी पूरा उतरते हैं, तो देर इज़ अ बिग चांस कि फिर ये प्रोजेक्ट इनको मिल जाएगा और ये एक अच्छा और मुस्बत शगुन होगा इस कंपनी के लिए। आज की जो दूसरी खबर है वो OGDC के हवाले से है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि वक्तन फ़वक्तन अपनी एक्सप्लोरेटरी जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से खबरें शेयर करती रहती है। और आज की जो न्यूज़ है वो प्रोडक्शन कमेंसमेंट के हवाले से है। एक इनका जो एक्सप्लोरेटरी वेल बलोच 2 है डिस्ट्रिक्ट सांगड़ सिंध में, तो इसके हवाले से ऑलरेडी इन्होंने 30 अगस्त को एक खबर दी थी जिसको मैंने इस बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ में डिस्कस भी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में गैस के जो कंडेंसेट हैं उसके ज़खायर दरियाफ़्त किए गए हैं। तो अब इन्होंने अनाउंस किया है कि उसमें से प्रोडक्शन को फॉर्मली स्टार्ट कर दिया गया है। इन्होंने मेंशन किया है डिटेल्स भी इसकी, कंपनीज इन हाउस एक्सपर्टीज वाज की इन डिलिनिएटिंग ड्रिलिंग एंड टेस्टिंग द स्ट्रक्चर। और चूंकि ऑब्वियसली इनकी एक अच्छी एक्सपर्टीज़ है इस हवाले से, और ये जो प्रोजेक्ट था वैसे भी एक जॉइंट वेंचर था, कोलैबोरेटिव वेंचर था, जिसमें OGDC मेजर स्टेक होल्डर था 76% के वर्किंग इंटरेस्ट के साथ, फिर ओरिएंट पेट्रोलियम और गवर्नमेंट होल्डिंग जो है GPHL उसके भी 5% स्टेक्स थे। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस हवाले से। और इसके साथ साथ कंपनी ने यानी OGDC ने एक और ख़बर भी इसी वीक में पब्लिश की थी, अनाउंसमेंट पब्लिश की थी, जिसमें ये कि इनको कुछ और भी हाइड्रोकार्बन के जो ज़खायर हैं वो मिले हैं। तो ये अच्छी वक्तन फ़वक्तन ख़बरें आती रहती हैं एक्सप्लोरेशन के हवाले से OGDC और जो दीगर कंपनीज हैं इस सेक्टर में उनकी। अब जो अगली खबर है वो टेलीकार्ड लिमिटेड के हवाले से है, जिसने अपनी एक सब्सिडरी जो है सुपरनेट जो ऑलरेडी जेम बोर्ड पे लिस्टेड है उसके हवाले से ये खबर दी है और कहा कि वी आर प्लीज टू अनाउंस के जो सुपरनेट लिमिटेड है विच इज़ सब्सिडरी ऑफ द कंपनी, तो उसको FLL यानी फिक्स लोकल लूप का एक जो लाइसेंस है वो अवार्ड किया गया है PTA की तरफ से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इनको मिला है 20 ईयर्स के लिए, कमेंसिंग फ्रॉम 22 अक्टूबर 2024। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जब किसी कंपनी को मिलता है तो ऑब्वियसली इससे ये पता चलता है कि कंपनी एक लंबे अरसे तक एक अच्छे बिजनेस की पोजीशन में होगी, तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि उनको मिला है और जिससे लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इस कंपनी को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा होगा।
अब इसके फर्दर डिटेल्स इन्होंने लिखी हैं कि ये जो फिक्स्ड लोकल लूप लाइसेंस है, इसे 14 टेलीकॉम रीजन्स को कवर करता है पाकिस्तान के अंदर। और इसका जो पहले से एक प्रीवियस प्रोजेक्ट था, सॉरी प्रीवियस लाइसेंस था, जो क्लास वैल्यू एडेड सर्विसेज CVS का, तो ऑन टॉप ऑफ दैट है। तो ये उसको रिप्लेस करके उसकी एक्सटेंशन आप कह सकते हैं। तो ये ओवरऑल इसका जो ग्रुप की रेवेन्यूज़ हैं उसके ऊपर और जो प्रॉफिट मार्जिन हैं उसके ऊपर एक मुस्बत असर डालेगा इन द लॉन्ग रन। अब जो अगली खबर है वो अगेन अ पॉजिटिव न्यूज़ लक्की सीमेंट के हवाले से। सीमेंट सेक्टर की इस कंपनी की खास बात यह है कि ये अपने जो पैसा होता है उसको, अगरचे शेयर होल्डर्स डिविडेंड देख रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे पिछले अगर आप रिजल्ट्स इसके देखें प्रीवियस 4-5 सालों में, तो ये एक्सपेंशन ग्रोथ और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही थी। जो प्रोजेक्ट्स अपने ऑनगोइंग हैं ऑपरेशनल एक्सेलेंसी के हवाले से भी, तो उस पर ज़्यादा पैसा लगा रही थी। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है कि कंपनी अपने आप को जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसके बजाय इंटरनली अपने आप को स्ट्रेंथन कर रही है। तो उसी सिलसिले में इसने ये अनाउंसमेंट भी की है, जिसके मुताबिक इन्होंने सक्सेसफुली कमीशनिंग को कंप्लीट कर लिया है फॉर कैप्टिव विंड पावर प्रोजेक्ट ऑफ 28.8 मेगावाट। और ये कराची में जो इनका प्लांट है उस पर इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, जो कि एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इस कंपनी का टुवर्ड्स सस्टेनेबल एनर्जी। अब इसमें इन्होंने साथ ये भी लिखा है कि जो स्टिपुलेटेड इसका टाइम लाइन्स थी उसके अंदर अंदर, और जो कॉस्ट थी उसके अंदर, यानी कि ना तो ये ओवर टाइम गया है ना ही ओवर बजट गया है। बजट के अंदर और टाइम के अंदर इन्होंने इसको कंप्लीट कर लिया है और अपने ऑपरेशन 21 अक्टूबर को इसके स्टार्ट हो गए। अब इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो मेजर एक माइलस्टोन है उसको अचीव करने के बाद जो इनकी पावर जनरेशन कैपेसिटी सेल्फ कंजम्पशन या रिन्यूएबल सोर्सेस है वो 55% पे हो गई है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि अब इनका जो इन्हिसार है जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर हैं उसके ऊपर मज़ीद कम हो गया है। क्योंकि इससे पहले इनके सोलर पावर प्लांट भी था और वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट भी था, जो इनकी दो साइट्स हैं, कराची की और पीजू सवाबी की, दोनों में। अब इसके बाद जो अगली खबर है वो आल्टन एनर्जी लिमिटेड की है, जो कि पावर सेक्टर की कंपनी है। तो इस अनाउंसमेंट में आल्टन एनर्जी ने ये बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, चूँकि बहुत सारी जो IPPs हैं उनके मामला चल रहे थे रिगार्डिंग अर्ली टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो रोश पावर लिमिटेड RPPL, जो कि जो पावर मैनेजमेंट कंपनी की सब्सिडरी है, और पावर मैनेजमेंट कंपनी जो इट्सल्फ है वो आल्टन एनर्जी की सब्सिडरी है, यानी इसकी सब्सिडरी की जो सब्सिडरी है, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी अर्ली टर्मिनेशन के हवाले से जो बात चली है उसमें इनको प्रपोजल मिला था टास्क फोर्स से कि अर्ली टर्मिनेट कर दें अपना जो PPA है, पावर परचेजिंग एग्रीमेंट है। तो अब उस हवाले से ये डेवलपमेंट हुई है कि ये उस कॉन्ट्रैक्ट को अर्ली टर्मिनेट करने जा रहे हैं, और साथ साथ इन्होंने उसमें फर्दर डिटेल्स भी मेंशन किए हैं कि उसमें इनको जो रिसीवेबल्स हैं वो भी इनको टाइमली मिल जाएंगे। तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें हमने देखा कि पहले भी कुछ कंपनीज थी, इंक्लूडिंग हबको और कुछ दीगर कंपनीज भी, कि जिनके लाल पीर भी उसमें शामिल है, कि उनकी पावर जो एग्रीमेंट थे, PPAs थे, वो अर्ली टर्मिनेशन की तरफ जा रहे हैं, प्री मेच्योर एक्सपायरी हो रही है। और ये जो स्टेप है उसका ऑब्वियसली एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है पावर सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनके ऊपर, और हमने देखा कि इसकी वजह से कंपनीज की शेयर प्राइसेस भी काफ़ी नीचे आई हैं। लेकिन अब कंपनीज को जो रिसीवेबल्स हैं, जो इनके बकाया जाते हैं, वो मिलेंगे। तो अब देखना ये है कि ये कंपनीज उनको किस तरह यूटिलाइज़ करती हैं और किस तरह अपने जो फुटप्रिंट्स हैं उनको बढ़ाने में कामयाब हो पाती हैं। आगे चलते हैं और कुछ मिसलेनियस खबरों को देखते हैं, जिसमें जो पहली खबर है वो BYD के हवाले से। अभी चूंकि हम पावर सेक्टर की बात कर रहे थे, तो हबको की जो एक सब्सिडरी है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो हबको के ग्रुप की ही ये बेसिकली एक अचीवमेंट है कि BYD को वो पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। तो उसकी जो बुकिंग है वो फॉर्मली ओपन हो गई है फॉर द EVs यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और एक रोड शो हुआ, पाकिस्तान ऑटो शो जिसको बोला गया, 2024 इन लाहौर। तो उसमें बाकायदा तौर पर जो BYD की बुकिंग्स हैं उनको ओपन करने का ऐलान किया गया, और जो प्राइस ब्रैकेट्स हैं वो तकरीबन 89 लाख से लेके 1 करोड़ 70 लाख तक की प्राइस रेंज में ये जो गाड़ियाँ हैं वो ऑफ़र की गई हैं। तो अब ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है ओवरऑल पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी है। और हबको की बात की जाए तो चूँकि पावर सेक्टर में IPPs के जो पावर टर्म परचेजिंग एग्रीमेंट्स थे उसकी कुछ अर्ली टर्मिनेशन का इम्पैक्ट पड़ा है। तो उस इम्पैक्ट को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो काफ़ी ऑफसेट करने में मदद मिलेगी इस कंपनी को। अब जो दूसरी खबर है वो बड़ी पॉजिटिव है, और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से मुसलसल जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है। और अभी जो मुख्तलिफ एनालिस्ट हैं और मुख्तलिफ जो ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं उनकी भी ये रिपोर्ट्स हैं कि मुमकिन तौर पे 4 नवंबर को जो नई मॉनेटरी पॉलिसी ब्रीफिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, उसके नतीजे में
200 बेसिस पॉइंट तक यानी 2% तक की उम्मीद है कि मज़ीद इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। तो ये जो ग्रेजुअल कट होता जा रहा है इंटरेस्ट रेट में, तो ये होपफुली इसका एक अच्छा असर ना सिर्फ के स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा, बल्कि ओवरऑल जो मुल्क के अंदर इकोनॉमिक वायबिलिटी है, जो हसल एंड बसल होती है कंपनीज की, वो भी बढ़ सकेगी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोग्रेस टूवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ द कंट्री एट लार्ज। इसके बाद जो अगली खबर है वो ठट्टा सीमेंट के हवाले से है। तो ठट्टा सीमेंट पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि उसके जो प्राइस है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर गई है, डिविडेंड्स भी अनाउंस करना शुरू हो गई है, और ओवरऑल कंपनी के जो बिज़नेस है उसके अंदर बेहतरी आ रही है। तो अब उन्होंने इस हफ्ते में जो रिज़ल्ट अनाउंस किया उसके साथ कुछ फर्दर अनाउंसमेंट्स भी शेयर किए हैं, जिसमें एक तो ये है कि ये 500 मिलियन रुपीस की इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। एक एसोसिएट कंपनी है जो ट्रैक्टर असेंबलिंग के हवाले से है, और ये बेलारस से फिर ट्रैक्टर्स की सीकेडी और ट्रैक्टर्स को इंपोर्ट करेगी और पाकिस्तान में फिर इस बिज़नेस के अंदर फर्दर ग्रो करेगी। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और दूसरी ये कि जो ठट्टा पावर प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें ऑलरेडी इस एक अच्छे खासी क्वांटिटी के अंदर जो शेयर होल्डिंग है वो ठट्टा सीमेंट की थी, तब उसमें इन्होंने 26.09% के मजीद शेयर्स ले लिए हैं। तो ओवरऑल इनकी जो वहाँ पे स्टेक बन गया वो 88% का बन गया है। तो ये एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस कंपनी के हवाले से। आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि रिजर्व्स की क्या सूरत हाल रही। तो पाकिस्तान की जो फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं क्यूमुलेटिव स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक्स के, तो वो 16 बिलियन से अभी भी ऊपर हैं। लेटेस्ट जो नंबर है 18 अक्टूबर का, उसमें 11 अक्टूबर के मुकाबले में कुछ डिक्लाइन ज़रूर है, तकरीबन 9 करोड़ का डिक्लाइन है, लेकिन स्टिल वी आर ऑन अ वेरी गुड स्टेट। और अभी साथ साथ कुछ खबरें ये भी चल रही थी चाइना के साथ जो हमारे लोन्स हैं उसके हवाले से जो नेगोशिएशन चल रही हैं, तो वो भी एज़ पर द हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं या जो ख़बरें आई हैं उसके मुताबिक उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट मुतवक्के है। तो अगर वो भी रोल ओवर हो जाते हैं या उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, तो फिर वो भी एक अच्छी चीज़ होगी कि हमारे जो रिजर्व्स हैं उसके ऊपर इमीडिएट बेसिस पे कोई नेगेटिव डेंट नहीं पड़ेगा। अब यूएसटी टू पीकेआर को अगर आप देखें तो इस हफ्ते के दौरान पहले जो 4 दिन थे उसमें तो मुसलसल रुपया गिरता जा रहा था, और एक वक्त में 277 रुपये 84 पैसे पे चला गया था। लेकिन फिर फ्राइडे को रिकवरी हुई और जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को वो वापस 277 रुपये 64 पैसे पे हुई है। तो यूँ ओवरऑल देखा जाए तो पूरे हफ्ते के दौरान जो ओपनिंग यानी 21 की जो क्लोजिंग है उसके मुकाबले में जो 25 तारीख की क्लोजिंग है यानी फ्राइडे की क्लोजिंग है, तो रुपया कुछ मुस्तहकम ही हुआ है। आल्दो कि कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, इसी 77 और 78 के बीच बीच में एक लंबे अरसे से होवर अराउंड कर रहा है। लेकिन स्टिल इट्स पॉजिटिव कि एज सच रुपया अभी भी डॉलर के मुकाबले में तगड़ा ही जा रहा है, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ जिस तरह माजी में हो रहा था कि 300 से ऊपर चला गया था। और वो सूरत हाल जो थी वो हमारे इम्पोर्ट बिल के लिए भी और ओवरऑल जो भी हमारे बिजनेसेस हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल मोस्टली इम्पोर्ट ही किया जाता है, तो उनके लिए भी किसी लिहाज से भी वायबल नहीं थी। इंटरनेशनल मार्केट में अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल को हम देखें तो पर बैरल जो लेटेस्ट प्राइस है वो 76.05 डॉलर पे है। अब एक मेजर डेवलपमेंट जो इस वीकेंड पे हो रही है वो ईरान के हवाले से है। इसराइल ने ईरान पे कुछ अटैक्स किए हैं। अब देखना यह है कि ये जो उनका जवाबी हमला है, क्योंकि पहले इधर से हुआ था, तो अब इसका क्या दोबारा से कोई रद्द-ए-अमल आता है या नहीं आता। अगर तो दोबारा से फिर यहाँ से रद्द-ए-अमल आता है तो फिर तो एस्केलेशन बढ़ सकती है। तो उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में ना सिर्फ ये कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स पे नेगेटिव असर पड़ सकता है, बल्कि ऑयल की प्राइसेस भी शूट कर सकती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अब फर्दर डेवलपमेंट्स क्या होती हैं आने वाले दिनों में। तो इस हवाले से भी खबरों पे नज़र रखिएगा, क्योंकि जो मिडल ईस्ट का कोई भी क्राइसिस होता है वो ऑयल की प्राइसेस को तो सबसे पहले इम्पैक्ट करता है, और उसके साथ साथ फिर आलमी सतह पे भी जो मार्केट्स हैं वो सारी की सारी उससे नेगेटिव असर लेती हैं। और अगर वहाँ पर कोई सीज़ फायर होता है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, तो उसका पॉजिटिव असर भी सारी मार्केट्स ले रही होती हैं। इसके बाद अगर हम KSE 100 इंडेक्स को देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट हमें देखने को मिली है पूरे हफ्ते के दौरान। अगर आप देखें तो 5 के 5 जो दिन हैं उनमें जितने भी ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं उसमें जो KSE 100 इंडेक्स है वो मुसलसल ऊपर गया है ऑल टाइम हाई पे। और एक टाइम पे इसने अगर आप देखें तो 90,600 के करीब चला गया था। और उसके बाद फ्राइडे को जो कुछ सेलिंग ज़रूर हमें देखने को मिली, और दोबारा से आल्टो के पॉजिटिव ही कैंडल रही, लेकिन फिर भी जितना ऊपर गया था उतना वहाँ पे क्लोज नहीं हुआ। लेकिन फिर भी 89,993 तकरीबन 90,000 के करीब क्लोजिंग हुई है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पूरे हफ्ते के दौरान एक भी दिन ऐसा नहीं है जहाँ पर हमें कुछ ट्रेंड के अंदर रिवर्सल नज़र आया हो।
और फ्राइडे की जो सेलिंग है इसकी वजह से अब मंडे को क्या मार्केट में होगा, ये ऑब्वियसली जैसे पहले मैंने बात की कि जो ईरान के को देख के जो मामलात हैं उनके उनका भी असर मार्केट ले सकती है अगर उसमें मज़ीद एस्केलेशन होती है। तो उस चीज़ के अलावा अगर देखा जाए तो मार्केट इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड जा रही है, और जो बुलिश ट्रेंड है वो मुसलसल बढ़ता हुआ जा रहा है। और वो जो खबरें थी बहुत सारे एनालिस्ट की तरफ से कि ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें मुमकिन तौर पे जो मार्केट है वो 1 लाख से ऊपर जा सकती है, कुछ एनालिस्ट कह रहे थे 1,10,000 तक भी जा सकती है और उससे भी ऊपर जा सकती है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, जो मोमेंटम है मार्केट का, उसमें वो सारी चीज़ें मुमकिनात में नज़र आ रही हैं। और अनलेस के कोई पॉलिटिकल सतह पे या इकोनॉमिक फ्रंट पे या इंटरनेशनल पीस के हवाले से कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव खबरें आएँ तो उसका असर लेके मार्केट नीचे जा सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हमें नज़र आ रही है KSE 100 इंडेक्स में। और साथ साथ ये कि कंपनीज़ के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो रिजल्ट्स जो जो अच्छे आ रहे हैं तो उन कंपनीज़ के अंदर भी हम एक अच्छी रैली देख रहे हैं। बहरहाल ये बहुत सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर KSE 100 इंडेक्स की जो मूवमेंट है वो डिपेंड कर रही है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि सारी खबरों के ऊपर गिरदोपेश के जो मामलात हैं, जो हालात वाक़यात हैं, उन पे भी नज़र रखिएगा। आज की वीडियो से इतना ही। कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।